नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 35 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 36वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं समायोजन के बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और साथ में अपने पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले समायोजन की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं और जो आपके कुछ मनोवैज्ञानिक है वो आपको समायोजन की परिभाषा क्या बताते हैं उनके बारे में हम बिल्कुल विस्तार तरीके से देख लेते हैं। उसके बाद जो आगे पॉइंट्स आते जाएंगे उनके बारे में हम आपको विस्तार तरीके से बताते चले जाएंगे। बात करें दोस्तों समायोजन के बारे में, तो देख सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन कहलाता है, जिससे कि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। यानी कि दोस्तों आप अपने आर्थिक परिस्थिति या फिर आप अपनी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार यदि अपने आप को कहीं ना कहीं ढाल लेते हैं तो इसी को हम समायोजन कहते हैं। अब दोस्तों यहीं पर बात करें कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो समायोजन की अलग अलग परिभाषा दी गई है उसके बारे में, क्योंकि यहां से भी आपके हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात करें नंबर 1 पर गेट्स व अन्य के अनुसार, यानी कि गेट्स महोदय के अनुसार और जो कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार, तो देख सकते हैं कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने एवं वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी कि दोस्तों आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इनके अनुसार जो समायोजन है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कभी कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि गेट्स महोदय के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अथवा नहीं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि गेट्स महोदय के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देख सकते हैं कि जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को वातावरण के मध्य जो है संतुलन बनाने के लिए बिल्कुल अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता रहता है, कि यानी कि जैसा उसका वातावरण रहेगा वैसे अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं वो परिवर्तित करता रहता है। ये बिल्कुल गेट्स महोदय के अनुसार समायोजन की यह परिभाषा निकलकर आ जाती है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें एडलर महोदय के अनुसार, तो देख सकते हैं कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार होता है। जबकि हम स्क्रीनर साहब के अनुसार बात करें तो देख सकते हैं कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि समायोजन भी एक कहीं ना कहीं सीखने की प्रक्रिया है। ये चीजें भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगले नंबर पर बात करें कोलमैन साहब के अनुसार, तो देख सकते हैं कि कोलमैन के अनुसार समायोजन जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयास का परिणाम होता है। तो ये सारे चारों पॉइंट जो आपको बिल्कुल याद करके रखने, क्योंकि यहीं से आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगले नंबर पर बात करें समायोजन की विधि के बारे में, तो देख सकते हैं कि समायोजन की कुल 2 विधियां होती है। यानी कि एक तो आपकी हो जाती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी आपकी हो जाती है अप्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो समायोजन की विधि में होता है। अगर हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि व्यक्ति अगर समायोजन जो है वो चेतन रूप में करता है तो उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। चेतन रूप का मतलब है कि वो बिल्कुल अपने चेतन अवस्था में करता है, अचेतन अवस्था में नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जबकि अगर व्यक्ति जो है समायोजन को अपने अचेतन रूप में करता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद करके रखना है, क्योंकि यहां से भी आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें समायोजन की रक्षा युक्तियों के बारे में, तो देख सकते हैं कि समायोजन की कुल कई रक्षा युक्तियां होती है, जिसमें नंबर 1 पर आपका आ जाता है तर्क संगति। यानी कि इसके बारे में आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से समझना है। यहीं से आपका एग्जाम्पल देके आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करें दोस्तों तर्क संगति के बारे में बिल्कुल विस्तार से, तो देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। जैसे मान लीजिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सीटेट या फिर यूपी टेट की एग्जाम जो है वो पास न होने पर अध्यापक को दोष देना। यानी कि अगर मान लीजिए आप बिल्कुल सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और अगर आप पास नहीं हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अगर दोषी ठहरा रहे हैं अध्यापक को, तो ये चीजें बिल्कुल तर्क संगति के अंतर्गत आ जाती हैं कि आपके अंदर वो हुनर, वो क्षमता नहीं है, कहीं ना कहीं आप क्लासेस को मिस करते हैं, इसलिए आप जो है सीटेट एग्जाम को नहीं पास कर पा रहे हैं और आप दोष देते हैं कि अध्यापक ने आपको सही से नहीं पढ़ाया। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर देख सकते हैं कि नंबर 2 पर आपका आ जाता है दमन, यानी कि इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा का दमन करते हुए समायोजन करता है। जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझे तो एक विद्यार्थी जो है किसी बड़े शहर में कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है, परंतु आर्थिक स्थिति मान लीजिए उसकी सही नहीं है और उसके कारण वह कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा का दमन करता है। मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं पैसे की वजह से अच्छी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते या फिर शहर नहीं जा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाओं का बिल्कुल दमन कर लेते हैं। यही चीजें बिल्कुल आपको दमन के अंतर्गत समझनी है। अब यहां से ऐसे ही आपको बिल्कुल एग्जाम्पल देखने को आपके सीटेट एग्जाम में मिल जाएंगे, तो अगर कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम्पल याद रहेगा तो आप वहां पर जैसे भी कोई एग्जाम्पल मिलेगा आप बिल्कुल अपने सही कर ले जाएंगे।
अगले नंबर पर बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है समन, यानी कि इसमें व्यक्ति पूरी तरह नहीं होने वाली इच्छाओं को भूलने का प्रयास करते हुए समायोजन करता है। जैसे कि एक व्यक्ति मान लीजिए सीटेट, यूपीटेट या फिर यस टेट का एग्जाम पास नहीं कर पाया, तो वह यह कहकर भूलने का प्रयास करता है कि अगर मैंने मोहन सर की क्लास की होती तो कहीं ना कहीं मैं पास हो जाता। तो ये चीजें आपकी समझ में आ जाती है कि मान लीजिए आप जो है आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, आप सीटेट एग्जाम देते हैं और कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हैं या फिर आप पास नहीं कर पाते हैं, तो ये कह करके आप भूलने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम मोहन सर की पूरी कंप्लीट सीडीपी की और ईवीएस की क्लास किए होते तो कहीं ना कहीं हम सीटेट एग्जाम इस बार पास कर लिए होते। तो ये आपका समन के अंतर्गत आ जाएगा, इसे भी आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों, नंबर 4 पर देख सकते हैं आपका आ जाता है क्षतिपूर्ति, यानी कि इसमें व्यक्ति जो है एक क्षेत्र की कमियां या फिर असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली जो लड़की होती है उसके द्वारा कहीं ना कहीं ऊंची हील का इस्तेमाल करना, ऊंची हील का सैंडल पहनना, ये चीजें बिल्कुल इस आपकी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में बिल्कुल अपनी कमियों को दूसरे क्षेत्र से पूरा कर लेता है। अब दोस्तों वहीं पर आपका आ जाता है नंबर 5 पर आत्मीकरण, या फिर आपको कभी कभी ये सीटेट के एग्जाम में आपको एक दूसरे नाम से देखने को मिल जाता है तदात्मीकरण। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, या उत्तर आपको ये मान करके सही करना है कि वो आपसे आत्मीकरण के बारे में पूछ रहा है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो जैसे देख सकते हैं कि विराट कोहली को देख करके लड़के क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, तो ये आपका आत्मीकरण के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि इसमें जो व्यक्ति है किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके कहीं ना कहीं अपने आप को प्रभावित करता है और उसके व्यक्तित्व को ढालने का प्रयास करता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको आत्मीकरण के अंतर्गत याद करके रखना है। नंबर 6 पर दोस्तों बात करें प्रतिस्थापन के बारे में तो देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति जो है अपने संवेग, विचार, इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में अधिकारी से डांट खाने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना, यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप अधिकारी के द्वारा कहीं ना कहीं डांट खाते हैं, डांट सुनते हैं, तो आप वो डांट को आकर के बिल्कुल कहीं ना कहीं उसका जो गुस्सा है वो अपने बच्चों के ऊपर उतारते हैं। तो यही आपका बिल्कुल प्रतिस्थापन के अंतर्गत आ जाता है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो अगले नंबर पर आपका आ जाता है प्रतिगमन, यानी कि इसमें व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं तनाव में आने पर उससे बचने के लिए भूतकाल यानी कि पास्ट में चला जाता है। जैसे मान लीजिए गुस्सा आने पर बच्चों की चिल्लाना, तोड़फोड़ करना इत्यादि, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल प्रतिगमन में याद करके रखनी है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें आपको बहुत ही ध्यान से नहीं देखना है, बस आपको चीजें सुनते चले जाना है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर बात करें अंतः क्षेपण के बारे में तो देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति जो है वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। जैसे मान लीजिए घर वालों को दुखी देख करके खुद दुखी हो जाना, ये आपका अंतः क्षेपण के अंतर्गत आ जाता है। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ समझाना है नहीं, केवल आपको एग्जाम्पल याद करके रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर बात करें उदात्तीकरण के बारे में तो देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति जो है अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। जैसे कि रत्नाकर डाकू का वाल्मीकि बनना है, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, इसे आपको बिल्कुल उदात्तीकरण के अंतर्गत याद करके रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आपको ये एक एग्जाम्पल याद रहेगा तो इसके अनुसार जितने भी आपके एग्जाम्पल बनने वाले हैं वो सभी एग्जाम्पल आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है कुसमायोजन, यानी कि इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि समायोजन के विपरीत की जो स्थिति होती है वो कुसमायोजन कहलाती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो कुसमायोजन को दर्शाता है। अब गेट से एवं अन्य के अनुसार कुसमायोजन की एक परिभाषा भी दी गई है। जैसे उन्होंने समायोजन के बारे में एक परिभाषा दी थी, वैसे यहाँ पर उन्होंने कुसमायोजन के बारे में भी एक परिभाषा दी हुई है। यहाँ से भी आपके कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि गेट्स एवं अन्य महोदय के अनुसार जो है कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों वहीं पर हम लोग बात करें कुछ समायोजन के कुछ तत्वों के बारे में तो देख सकते हैं कि कुछ समायोजन के तत्व में नंबर 1 पर आपका आ जाता है तनाव, यानी कि जो है व्यक्ति जब वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो ये चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है। बात करें नंबर 2 पर द्वेष यानी कि चिंता के बारे में तो देख सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप को वातावरण तथा परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता है तो उसमें चिंता जागृत होती है, कहीं ना कहीं वो चिंतित हो जाता है कि हम अपने आप को वातावरण की परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं ढाल नहीं पा रहे हैं।
अगले नंबर पर बात करें, नंबर 3 पर देख सकते हैं कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है दबाव, यानी कि व्यक्ति अपने वातावरण में परिणाम तथा आत्मसम्मान के लिए दबाव में आ जाता है। यानी कि अगर वो कहीं न कहीं अपने आप को समाज के प्रति या फिर वातावरण के प्रति बिल्कुल समायोजित नहीं कर पाता है, तो कहीं न कहीं वो दबाव महसूस करता है। यही चीज़ें बिल्कुल आपको इसमें याद करके रखनी है। नंबर 4 पर आपका आ जाता है कुंठा, यानी कि व्यक्ति की इच्छा में बाधा आने पर उसकी जो सभी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं यही आपकी कुंठा कहलाती हैं। तो यहाँ से भी आप बिल्कुल ये सब चीज़ें नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें द्वंद्व के बारे में, तो देख सकते हैं कि जब व्यक्ति दो अलग अलग परिस्थितियों में फंस जाता है, तब वह मानसिक संघर्ष में आ जाता है और निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या करे और क्या ना करे, तो वो उसके सामने द्वंद्व की जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसे हम द्वंद्व कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो कुछ समायोजन के बिल्कुल तत्व थे उनके बारे में आप सभी ने बिल्कुल विस्तार तरीके से देख लिया, और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो बिल्कुल सिगमंड फ्रायड के बारे में होने वाली है, और इन्होंने जो मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था उसके बारे में अपनी जो क्लास है वो होने वाली है। तो कल की जो क्लास होने वाली है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इनके बारे में मैंने विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल लिख ली है, बस आपको बिल्कुल इस क्लास के माध्यम से सारी चीजें बतानी है। तो उम्मीद करते हैं कि कल की क्लास आप लोग जरूर देखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तो उसकी सूचना जो है आपको तुरंत मिल जाए और आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।